हेलो एवरीवन। आज का जो सेगमेंट है वो फिगर ऑफ स्पीच पर बेस्ड है। बेसिक टू एडवांस पूरा कवर करने वाले हैं। एक ही क्लास में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच का। तो आइए फिर विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज के सेगमेंट को। तो आज के सेगमेंट में बेसिकली हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे और फिगर ऑफ स्पीच में भी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है केवल उनकी बात करने वाले हैं, है ना। जैसे आपको बेसिक फिगर ऑफ स्पीच पता होने चाहिए। अगर स्पेशली एसएससी की बात करें, एसएससी के एग्जामिनेशन के पर्पज से बात करें, और वैसे तो अगर आप देखोगे तो बहुत ही एग्जॉस्टिव टॉपिक है। अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस लेवल पर फिर ये, या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस लेवल पर आपको फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही एग्जॉस्टिव मिलेंगे। बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। आप यहाँ पर हार्डली 5-6 पढ़ रहे हो, 7 पढ़ रहे हो, हार्डली 8-10 पढ़ लोगे आप, है ना। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते हो। वैसे अगर मैं बात करूँ तो नियर अबाउट कम से कम 50 के आसपास आप फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ने पड़ते हैं अगर आप टीचिंग एग्जाम में टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए फिर विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं जो मेन फिगर ऑफ स्पीच है। और बहुत सारे फिगर मेनली आप जानते हो, जैसे सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एपोस्ट्रॉफ है, ऑक्सीमोरॉन है ना। ये बेसिक जानते हो आप। ऑनोमोटोपोइया है। बट मैं कहूँ कि आप डाइकूप के बारे में जानते हो, प्रोलैप्सिस के बारे में जानते हो, एपिथेट के बारे में जानते हो, ट्रांसफर एपिथेट के बारे में जानते हो, जिग्मा के बारे में जानते हो, एंटीप्लोडिस क्या होता है, एनाफोरा क्या होता है ना, बैथोज क्या होता है, पैथिक फैल्सी क्या होता है, मेलाप्रोपिज्म क्या होता है ना। ये मैं इस वजह से आपको इतना डिटेल में बता पा रहा हूँ। एनेग्रोरिसिस एक टर्म आता है आपका, पेरीफ्रेसिस एक टर्म आता है, एंटी मेटाबॉली एक टर्म आता है ना। तो बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली मैं इतना डिटेल में आपको इस वजह से बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर किया था कभी, है ना, और इसके बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाए थे, है ना। तो चलिए फिलहाल अब डायरेक्ट मैं आप पॉइंट पर आता हूँ और डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, पहला क्वेश्चन ये है। तो ऑर्डिनरी वे ऑफ एक्सप्रेशन का एक तरीका है। वर्ड और फ्रेज यूज्ड आउट ऑफ इट्स लिटरल मीनिंग। जैसे दो तरीके के मीनिंग होते हैं। एक होता है आपका लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ। मीनिंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका लिटरल मीनिंग और दूसरा होता है आपका फिगरेटिव मीनिंग। फिगरेटिव मीनिंग या इसी को बोलते हैं इम्प्लाइड मीनिंग, अंतर्निहित जो अर्थ है। एक तो वो होता है शब्द पढ़ करके आप अर्थ निकाल ले रहे हो, वो लिटरल मीनिंग है। बट वो रीड बिटवीन दी लाइन्स, उसके वो मीनिंग कहना क्या चाह रहा है, वो शब्दों में ना जा करके उसके सेंस पर जा रहे हो, भावों में जा रहे हो, वो क्या होता है, वो होता है आपका फिगरेटिव मीनिंग या इम्प्लाइड मीनिंग, उसी को हम कहते हैं। तो ये फिगर ऑफ स्पीच एक तरीके का इम्प्लाइड मीनिंग है। ये लिटरल मीनिंग के बियॉन्ड मीनिंग होता है। एन एक्सप्रेशन यूज्ड इन डिफरेंट वे फ्रॉम इट्स यूजुअल मीनिंग। तो जो यूजुअल मीनिंग है उससे कहीं हट करके खास तौर से एक तरीके के इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। हिंदी में आप इसको अलंकार के नाम से जानते हो। अब एक एक करके पढ़ेंगे हम। जो फर्स्ट है वो है हमारा सिमली। सिमली क्या है, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पुटअप करता हूँ। शी इज लाइक हर मदर। और आपने पढ़ रखा है क्या कि जहाँ पर एज लगेगा, लाइक लगेगा एंड सो लगेगा, है ना, वहां पर क्या है, वहां पर सिमली है। आपने ये वाली बात पढ़ रखी है। जब मैं बच्चों से दो क्वेश्चन पुटअप करता हूँ कि ही इज एज एजाइल एज अ मंकी, मैंने कहा ये बताओ ये सिमली का एग्जाम्पल है और ये सिमली का एग्जाम्पल है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक ही बात बोलते हैं कि जी सर हाँ दोनों सिमली के एग्जाम्पल हैं। फिर मैं उनको बताता हूँ कि पहला वाला सिमली का एग्जाम्पल नहीं है और सेकंड वाला सिमली का एग्जाम्पल है। यहाँ पर लाइक लगा है, यहाँ पर एज लगा है। लाइक तो यहाँ पर भी है बट यहाँ सिमली नहीं है। एज यहाँ लगा है, यहाँ पर सिमली है। ऐसा नहीं है कि एज लाइक या सो के लगने से ही सिमली बन जाएगा। आपको दो बातें समझनी है। मैंने कहा एक व्यक्ति राहुल है, एक व्यक्ति राहुल है, एक व्यक्ति रंजीत है, और दोनों को आप क्या कर रहे हो, दोनों की कंपेयर कर रहे हो किससे, लाइक से। आपने बीच में लाइक लगा लिया, राहुल इज लाइक रोहन, आप ऐसे बोल रहे हो। ये सिमली नहीं है क्योंकि इसमें जो भी आप टर्म यूज कर रहे हो दोनों सेम काइंड के हैं। जबकि हम ये वाली बात पढ़ते हैं कि जो भी
कंपैरिजन होनी चाहिए वो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स में होनी चाहिए। जैसे ये पॉइंट देखिएगा, द कंपैरिजन मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन होनी चाहिए। आपने कहा यहाँ पर सी की कंपेयर किससे कर रहे हो, मदर से कर रहे हो। सी भी ह्यूमन बीइंग है, मदर भी ह्यूमन बीइंग है, इसलिए कंपैरिजन सही नहीं है। यहाँ पर ही की कंपैरिजन हमने किससे की है, मंकी से की है। बोथ आर डिफरेंट, तो कंपैरिजन तो होना चाहिए, एज लाइक सो का यूज भी होना चाहिए, बट जो कंपैरिजन होनी चाहिए वो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स के बीच में होनी चाहिए। हैविंग वन क्वालिटी कॉमन, एक क्वालिटी कॉमन होनी चाहिए, और वर्ड एज लाइक या सो का आप यूज कर सकते हो। तो अब पॉइंट 3 निकल करके आए, कौन कौन से, कि पहली चीज तो कंपैरिजन जो होनी चाहिए वो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स में होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आपने कहा एज लाइक या सो का यूज करना चाहिए। थर्ड वन क्वालिटी कॉमन होनी चाहिए, कोई भी एक क्वालिटी ऐसी हो जो कॉमन हो, तब जाकर के सिमिली बनेगा, तब ये इसको हम क्या बोलेंगे, सिमिली बोलेंगे। तो पहला वाला इस वजह से सिमिली नहीं है। देखो ये भी ह्यूमन बीइंग, ये भी ह्यूमन बीइंग, ही ह्यूमन बीइंग है, मंकी अलग है, एनिमल है। तो आपने कहा और इनके बीच में एक क्वालिटी कॉमन है, वो क्वालिटी क्या है, एजाइल होना, फुर्तीला होना। तो वह इतना ज़्यादा फुर्तीला है जितना कि एक मंकी। तो सो अब फिगर आप सिमिली आपको समझ में आया होगा कि सिमिली एक तरीके का फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम दो विभिन्न प्रकार के डिफरेंट काइंड की वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जिनमें एक क्वालिटी कम से कम कॉमन होती है, और वर्ड एज लाइक या सो का हम यूज कर रहे होते हैं। ऑल्सो पॉइंट समझ में आ गया होगा सर। नाउ मूव टू सेकंड। हर एक सिमिली जो होती है वो हर एक सिमिली जो है वो एक कंपैरिजन है। एवरी सिमिली इज अ कंपैरिजन, बट एवरी कंपैरिजन इज नॉट अ सिमिली। एक चीज मैं और बता दूं आपको, यही क्लियर कर दूं कि ये जो सेशन होने जा रहा है फिगर ऑफ स्पीच का, एसएससी के लिए जितने भी टीचर्स ने इस सेगमेंट को कराया होगा उससे कहीं बेटर तरीके से आप इस सेगमेंट को कवर करने वाले हो। रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक एक दो एग्जाम्पल नहीं लिए, 2 3 4 एग्जाम्पल लेकर के उसको खत्म कर दिया। मैंने मल्टीपल एग्जाम्पल लिए, हालांकि इसमें और एग्जॉस्टिव कर सकता था मैं, बट मैंने उस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि आपको किस लेवल तक पढ़ना है, कितना देना है ना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। हर एक सिमिली जो है वो एक कंपैरिजन नहीं है। हर एक सिमिली जो है वो एक कंपैरिजन है, बट हर एक कंपैरिजन जो है वो सिमिली नहीं है। आप कहीं भी कंपैरिजन करो, जरूरी नहीं वो सिमिली है, क्योंकि हर जगह एज लाइक या सो का यूज नहीं करोगे, और हर जगह दो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स नहीं होंगी, इस वजह से पॉइंट क्लियर है। डिफरेंट थिंग्स कॉमन क्वालिटी, 2 पॉइंट याद रखने हैं, चीजें डिफरेंट होनी चाहिए, क्वालिटी कॉमन होनी चाहिए। अब आते हैं इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स की तरफ। दिस हाउस इज एज ओल्ड एज द हिल्स। अब आपने हाउस की और हिल्स की कंपैरिजन कर ली, दो अलग अलग चीजें हैं, और एक क्वालिटी कॉमन है वो है ओल्ड, और आपने एज से इसको डिफाइन किया है, दैट इज वाई ये सिमिली का एग्जाम्पल है। तो हाउस इतना ओल्ड है जितना कि हिल्स है ना। सी सिंग्स लाइक अ बर्ड, वह ऐसे गाती है जैसे मानो कि कोई बर्ड गा रही हो। तो सी की कंपैरिजन आपने किससे की, बर्ड से, और आपने क्या लगाया, लाइक। जैसे मैं ऐसे कहूँ, लता मंगेशकर सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल। आप मान लो एक स्टेटमेंट ये लिख रहे हो, लता मंगेशकर सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल है ना। तो लता मंगेशकर ऐसे गाते हैं जैसे कि नाइटिंगेल एक बर्ड है। अब आप देखो यहाँ पर लता मंगेशकर की कंपैरिजन नाइटिंगेल से कर रहे हो, वर्ड लाइक का यूज कर रहे हो। दे फॉट लाइक अ लायन, वो एक शेर की तरह लड़े। दे फॉट लाइक अ लायन, दे की कंपैरिजन आप किससे कर रहे हो, लायन से, लाइक वर्ड लगा करके। दे वर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, वो ऐसे लड़ते हैं जैसे कि कैट्स और डॉग आपस में लड़ते हैं, उसी तरीके से वो फाइट करते हैं। तो दे वर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो दे की कंपैरिजन आपने किससे की, कैट्स एंड डॉग्स से, वर्ड लाइक का यूज करके। एन इमराल्ड इज एज ग्रीन एज ग्रास। अब पहले इमराल्ड का मीनिंग क्या होता है। इमराल्ड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रीन स्टोन यूज्ड इन रिंग। आप इसको पूरा मैं लिख देता हूं, ग्रीन स्टोन यूज्ड इन रिंग। रिंग में जो ग्रीन स्टोन यूज करते हैं उसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं इमराल्ड। इमराल्ड इतना ग्रीन है जितनी की ग्रास,
है ना, एज एज लगा रहे हो, दोनों अलग अलग है सिमली। रूबी रेड एज ब्लड, है ना, ये वाले बहुत सारे टर्म आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे बेसिक बेसिक तो ऐसे कई बार आपने पढ़े भी होंगे। एक एज क्लेवर एज फॉक्स, है ना, एज एजाइल एज मंकी, एज रेड एज ब्लड, एज वाइट एज ग्रेव, एज वाइट एज स्नो, है ना। तो ऐसे मल्टीपल टर्म ये बनते हैं आपके, बेसिकली पता होंगे, तो मैं उन पे डिस्कस नहीं करता। द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड डर्ट अ पार्ट, तो सोल को स्टार के तरीके कंपेयर किया गया है ना। एज प्राउड एज अ पीकॉक, देखो उस तरीके एज एज वाले कंपैरिजन वाले टर्म कई बार आपसे पूछ भी लेता है इस तरीके के, है ना। तो एज प्राउड एज अ पीकॉक। ही स्टूड बिसाइड हर लाइक अ रॉक थ्रू थिन थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब मुसीबत में होता है। कह रहा है ही स्टूड, वह खड़ा था, बिसाइड हर उसके बगल में, किसके तरीके, एक रॉक की तरीके, एक चट्टान की तरीके, है ना, वो उसके सपोर्ट में एक रॉक की तरीके उसके साथ उसके सुख और दुख में हमेशा खड़ा था, है ना। यहाँ पर ही की कंपैरिजन आप किससे कर रहे हो, लाइक अ रॉक, एक रॉक से कर रहे हो। हर आइज साइन लाइक डायमंड, उसकी आंखें जो हैं वो डायमंड की तरीके हैं। अब आइज की कंपैरिजन आप किससे कर रहे हो, डायमंड से कर रहे हो। तो हर आइज साइन लाइक डायमंड, जिस तरीके से डायमंड साइन करता है उसी तरीके से उसकी जो आंखें हैं वो साइन करती हैं। तो हर आइज साइन लाइक डायमंड। लाइफ इज अ सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ एंड बी ब्रेव एज अ लायन। अब किसी इंसान के बारे में बताया जा रहा है कि आप सिंपल लाइफ जियो लेकिन लायन की तरीके ब्रेव रहो। तो पर्सन को कंपेयर किया जा रहा है लायन के साथ। लिव लाइक अ हर्मिट, एक साधु का जीवन जीना चाहिए। एंड वर्क लाइक अ हॉर्स, और एक हॉर्स की तरीके काम करना चाहिए। इंसान को, पर्सन की बात कर रहे हो, पर्सन को कंपेयर कर रहे हो हॉर्स से। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल लैंड फ्रॉम हेवन, यहाँ पर मर्सी की बात की गई है। या अगर आप पढ़ेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर का बहुत प्यारा सा प्ले है, वहां से एक लाइन ली गई है और उस लाइन को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है ना। पोर्सिया शायद बोलती है, पोर्सिया ये लाइन बोलती है कि इट ड्रॉप इज द जेंटल लैंड फ्रॉम हीवन। मर्सी इस तरीके से उसकी बरसात होती है जैसे एक बारिश हो रही हो हीवन से। यहाँ पर मर्सी की कंपैरिजन की गई है किससे, जेंटल लैंड से। तो होप सो अब आपको सिमली के बारे में इतने सारे एग्जाम्पल से मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कराया। होप सो अब क्लियर भी हुआ होगा कि बेसिकली सिमली है क्या। नाउ अप टू मेटाफर, मेटाफर की तरफ चलते हैं। चलिए सर, मेटाफर के बारे में बात करते हैं। सिमली और दूसरा है मेटाफर। तो आप, आपसे अगर मैं पूछूं तो आप सिंपली बोलोगे कि कंपैरिजन हो, ये वाली बात आपने बचपन से पढ़ रखी है कि कंपैरिजन हो बट एज लाइक या सो का यूज ना किया गया हो। इसमें भी सेम वही कहानी है कि जो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में आप कंपेयर कर रहे हो, और वर्ड एज लाइक या सो का यूज आप नहीं करते हो। वो मेटाफर है, रूपक है। सिमली को उपमा बोलते हो आप। इसी को इम्प्लाइड सिमली कहा जाता है या इम्प्लाइड कंपैरिजन कहा जाता है। तो दूसरा इसका नाम है इम्प्लाइड सिमली या इम्प्लाइड कंपैरिजन, है ना। कह फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक एज आर सो। इनका यूज किए बगैर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो, और दो डिफरेंट टाइप के थिंग्स के बीच, टू थिंग्स कंपेयर्ड फ्रॉम ईच अदर आर वेरी डिफरेंट, अलग अलग होनी चाहिए। आपने कहा ए इज लाइक बी, ये सिमली है, बट आप कहते हो ए एज बी, ये मेटाफर है। वही एज लाइक या सो लगा हट रिमूव कर दे रहे हो और कंपैरिजन सेम ही कर रहे हो, बाकी सारी चीजें सेम है। कि आप दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो, उनके बीच में एक क्वालिटी कॉमन है, वर्ड एज लाइक या सो का यूज कर नहीं रहे हो। इसी को इम्प्लाइड सिमली या इम्प्लाइड कंपैरिजन कहा जाता है। अब चलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स बड़े प्यारे प्यारे हैं। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न की तरह है। जीवन एक स्वप्न की तरह है। लाइफ को कंपेयर कर रहे हो किससे, ड्रीम से।
एक ऑब्जेक्ट ये हो गया लाइफ, दूसरा हो गया ड्रीम, दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, वर्ड एज लाइक या सो का यूज नहीं कर रहे हो। मेटाफर, ऑल द वर्ड इज अ स्टेज, ये वैसे लाइन है एज यू लाइक इट, अगर आप प्ले पढ़ोगे बड़ा प्यारा सा प्ले है विलियम शेक्सपियर का, वहां से लाइन ली गई है, ऑल द वर्ड इज अ स्टेज है, ऑल द वर्ड इज अ स्टेज, ये जो वर्ड है एक स्टेज के तरीके है, यहाँ पर हर एक को आकर के परफॉर्म करना पड़ता है। तो वर्ड को आपने कंपेयर कर दिया है, संसार को कंपेयर कर दिया है स्टेज से, यहाँ पर हर एक व्यक्ति आता है और हर एक व्यक्ति आने के बाद क्या करता है, परफॉर्म करता है, फिर चला जाता है। अनदर दूसरा आता है, परफॉर्म करता है और चला जाता है। इसी तरीके से ये पूरा का पूरा वर्ड है जो स्टेज की तरह है। तो ऑल द वर्ड इज अ स्टेज, है ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ड्यूक सीनियर इस स्टेटमेंट को बोलते हैं। एजुकेशन इज योर पासपोर्ट टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पाने के लिए एजुकेशन एक तरीके का पासपोर्ट है आपका। एजुकेशन को किससे कंपेयर कर रहा है, पासपोर्ट से, विदाउट यूजिंग एज लाइक आर सो, मेटाफर का एग्जांपल है। फ्रेंडशिप अ शेल्टरिंग ट्री, फ्रेंडशिप को एक शेल्टरिंग ट्री से कंपेयर किया जा रहा है। फ्रेंडशिप जो है वो एक छायादार वृक्ष के समान है जो हमेशा आपकी मुसीबत में आपकी मदद करती है ना। तो फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। बुक्स आर मिरर ऑफ द सोल, तो बुक्स को किससे कंपेयर किया गया, सोल से कंपेयर किया गया, मिरर ऑफ द सोल, सोल का मिरर बताया गया। मिनिस्टर्स आर द पिलर्स ऑफ द स्टेट, मिनिस्टर्स को क्या बताया गया है, स्टेट्स का पिलर्स बता दिया गया है। अलग अलग देखिए कहाँ कहाँ कंपैरिजन, बुक्स को सोल बता दिया गया, ये सोल का मिरर बता दिया गया, मिनिस्टर को स्टेट का पिलर्स बता दिया गया। लाइफ इज अ रेस, जीवन एक रेस है। लाइफ को आपने लाइफ को किससे कंपेयर किया, रेस से कंपेयर किया। एंड नेवर रियलाइज दैट वी आर रनिंग टुवर्ड्स नथिंग, और कभी हम इस बात का रियलाइज ही नहीं करते कि हम दौड़ तो रहे हैं, भाग तो रहे हैं, लेकिन हमें मिलने वाला कुछ भी नहीं है। लाइफ एक ऐसे रेस के तरीके है जिसमें आप हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं, बट अल्टीमेटली यू विल गेट नथिंग, आपके कुछ हाथ नहीं लगता। A poet once referred to an old man age tattered coat upon a stick. तो पोएट को एक बार एक ओल्ड मैन की तरीके रेफर किया गया, है ना, एक ओल्ड मैन की तरह रेफर किया गया। और वो ओल्ड मैन जैसे किस तरीके से बताया जा रहा है ओल्ड मैन को, टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, जिस तरीके से स्टिक से लटका हुआ कोई कोट है, और कोट कैसा, जो बहुत ज्यादा फटा हुआ है। एक कोट जो बहुत पुराना हो गया है, जो बहुत ज्यादा फटा हुआ है, स्टिक से लटका हुआ है, ठीक उसी तरीके से एक पोएट ने ओल्ड मैन को रिफर किया है ना। तो होप सो इतनी बात क्लियर हो गई, पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले वाले पे। नाउ मूव टू नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, दैट विल बी पर्सोनिफिकेशन, है ना। इन पर्सोनिफिकेशन में होता क्या है कि आप लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन की तरीके ट्रीट करते हो, जिनमें जान नहीं है उनको आप ह्यूमंस के तरीके ट्रीट करते हो। पर्सोनिफिकेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं मानवीयकरण, मानव के तरीके आप उसको ट्रीट करते हो, एक ह्यूमन बीइंग की तरीके आप उसको मानते हो। ये होता है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण इसको कहते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा अ क्लॉक हैज 3 हैंड्स। अब देखो हैंड्स किसी पर्सन के होंगे, किसी इंसान के होंगे, यहाँ पर क्लॉक के बताए जा रहे हैं। क्लॉक को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे ये लिविंग है। अ क्लॉक हैज 3 हैंड्स, जैसे मैं कहूँ अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर, अवसर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो नॉक करने का काम कोई ह्यूमन बीइंग करेगा, ना कि अपॉर्चुनिटी जो कि नॉन लिविंग है। तो वहां पर अपॉर्चुनिटी को एक ह्यूमन बीइंग की तरीके रिजेंबल किया जा रहा है। आपने कहा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जड़ नहीं है। नेसेसिटी को मदर बताया गया है, मदर ह्यूमन बीइंग है, नेसेसिटी वैसे भी नॉन लिविंग है, तो आप ऐसे डिफाइन करोगे। तो इन पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर आइडियाज आर शोन
हैव अ ह्यूमन क्वालिटी, ऐसा दिखाया जाता है जैसे उनमें, जैसे वो बिल्कुल एक मानव के तरीके हैं, एक ह्यूमन बीइंग की तरीके है। जैसे कुछ एग्जांपल्स करोगे तो क्लैरिटी आएगी। ये बहुत अच्छी लाइंस हैं। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स फॉर इफ ड्रीम्स डाई, पर्सोनिफिकेशन की बहुत अच्छी लाइन है ये ऊपर वाली। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, अपने सपनों को पकड़ करके रखो। फॉर इफ ड्रीम्स डाई, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके सपने जो हैं वो मर जाएं। अब मरने का इंसान कोई पर्सन करेगा, डाई होने का इंसान कोई पर्सन करेगा, यार ड्रीम्स को डाई कर रहा है। इट मीन्स सिंपल सी बात है, मानवीकरण दिखा रहा है, पर्सोनिफिकेशन दिखा रहा है। भाई कोई व्यक्ति डाई होगा ना, यहाँ पर ड्रीम्स को डाई के तरीके दिखा रहा है। लाइफ इज अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड, लाइफ एक ब्रोकन विंग्ड बर्ड की तरीके है, दैट कॉन्ट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकती। होल्ड फास्ट टू ड्रीम, अपने सपनों को पकड़ करके रखो। फॉर व्हेन ड्रीम्स गो, कहीं ऐसा ना हो कि सपने आपके चले जाएं, और जाने का काम कोई इंसान करेगा। यहाँ पर ड्रीम्स के लिए गो का यूज कर रहे हो, यहाँ ड्रीम्स के लिए डाई का यूज कर रहे हो, है ना। और लाइफ के लिए यहाँ पर फ्लाई का यूज कर रहे हो। तो तरह तरह से इस पूरे कोटेशन में आप भर भर के पर्सोनिफिकेशन का यूज कर रहे हो। जैसे वाला मैंने अभी बताया था, क्लॉक हैज 3 हैंड्स। अब हैंड किसके होते हैं, स्पेशली किसी पर्सन के, ह्यूमन बीइंग के। जैसे डेथ्स आईसी हैंड, आपने पढ़ा होगा, हालांकि एग्जांपल शायद आगे है तो डिस्कस करेंगे। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर, नॉक करने का काम कोई इंसान करेगा, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को बताया जा रहा है। अवसर दरवाजे पर दस्तक देता है। इट मीन्स नॉन लिविंग को लिविंग के तरीके आप ट्रीट कर रहे हो, पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट, लीव्स ऑन द ग्राउंड डांस्ड इन द विंड। लीव्स ऑन द ग्राउंड डांस्ड इन द विंड, लीव्स डांस कर रही हैं। अब डांस करने का काम कौन करेगा, कोई इंसान करेगा, कोई पर्सन करेगा। यहाँ पर लीव्स को डांस करते हुए दिखाया जा रहा है, पर्सोनिफिकेशन किया जा रहा है। अच्छा, पिछले वाले में बताना भूल गया, जो मेटाफर होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। हालांकि वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेटाफर के कई सारे टाइप होते हैं, वो आपको जानने की जरूरत है नहीं, बिकॉज आपके एग्जाम में उस लेवल पर चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। आप केवल बेसिक बेसिक बात जान लीजिए तो भी आपका काम चल जाएगा। जैसे डायरेक्ट मेटाफर होता है, इम्प्लाइड मेटाफर होता है, एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, उसी को कंसीड बोलते हैं, डेड मेटाफर होता है। तो अलग अलग मेटाफर की टाइप्स है ना, बट वहां पर हमें जाने की जरूरत नहीं है। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, ये तो मतलब आप एक्सपीरियंस ही करते हो डे टू डे लाइफ में। लव इज ब्लाइंड, वैसे भी एक इंसान जिस समय लव में होता है उसको कुछ दिखता नहीं है, ना सोसाइटी दिखती है, ना मतलब आई मीन फैमिली दिखती है ना। और ये बहुत बेहतरीन सी कोटेशन है, लव इज ब्लाइंड। एक्सपीरियंस इज अ बैड टीचर, बैड टीचर कह लो, या एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस एक बेस्ट टीचर है। कहते हैं कि एक्सपीरियंस उस कंघी का नाम है जो आपको नेचर तब देती है जब आपके बाल चले जाते हैं, है ना। जब आपका सर गंजा हो जाता है, बाल नहीं रहते हैं, एक्सपीरियंस उस कॉम्ब का नाम है, उस कंघी का नाम है। अगर एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, और टीचर कौन होगा, कोई इंसान होगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस को टीचर बताया जा रहा है। मनी इज अ गुड सर्वेंट, मनी एक अच्छा सर्वेंट है, बट अ बैड मास्टर। यहाँ पर सर्वेंट कौन होगा, कोई इंसान, जबकि यहाँ पर मनी को सर्वेंट बताया जा रहा है, मनी को मास्टर बताया जा रहा है। तो नॉन लिविंग को लिविंग के तरीके आप ट्रीट कर रहे हो। फियर नॉक्ड ऑन द डोर, फेथ आंसर्ड देयर वाज नो वन देयर। फियर ने नॉक किया, दरवाजे पर दस्तक दी। फियर क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग को लिविंग की तरीके। नॉक करने का काम कौन करेगा, कोई इंसान करे, कोई पर्सन करेगा। नॉक करने का काम कौन करेगा, कोई इंसान कर रहा होगा, कोई पर्सन कर रहा होगा। यहाँ पर कह रहा है फियर नॉक्ड, फियर ने नॉक किया डोर पर। फेथ ने आंसर किया, फेथ आप आंसर करने का काम कौन करेगा, कोई इंसान, कोई पर्सन कर रहा होगा। फेथ ने आंसर किया कि वहां पर कोई नहीं था। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, अथॉरिटी भूल जाती है एक डाइंग किंग को। फॉरगेट भूलना, किसका, अथॉरिटी। वैसे नॉन लिविंग है, यहाँ पर अथॉरिटी को लिविंग के तरीके आप कंसीडर कर रहे हो। डेथ लेज आईसी हैंड्स, डेथ के आईसी हैंड्स हैं, तो हैंड तो किसी ह्यूमन बीइंग के होंगे, डेथ तो
आई मीन नॉन लिविंग हो गया। इट मीन्स यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है। आगे चलते हैं सर नेक्स्ट। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट विल बी एपस्ट्रॉफ। एपस्ट्रॉफ जब आप किसी को एड्रेस करते हुए कुछ कहते हो तब हम एपस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। ये कह रहा है डायरेक्ट एड्रेस, किसको किसको डायरेक्ट एड्रेस करते हो? डेड पर्सन, कोई मृत व्यक्ति है उसको एड्रेस कर रहे हो। समवन हु इज एब्सेंट, जो है नहीं वहां पर, उसको एड्रेस कर रहे हो। या फिर पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट आर आइडिया, किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को आप एड्रेस करते हुए बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड एपस्ट्रॉफ। यूजुअली हम इसमें ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ओ डेथ कम सून, जैसे आपने ये लिखा ओ डेथ कम सून, ओ डेथ कम सून, ओ डेथ वेयर आर द स्ट्रिंज, ओ मिल्टन दाउ शुड लिव एट दिस आवर, मिल्टन तुम्हें इस समय होना चाहिए था। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। ये देखिए बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। ये पीबी शैली की एक बहुत प्यारी सी पोएम है, अगर आप पढ़ेंगे तो। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, है ना, वेस्ट से चलने वाली हवा को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि तुम ऑटम्स की ब्रेथ हो। दाउ का मतलब यू है, यू ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, तुम ऑटम की ब्रेथ हो। ऑटम मतलब जो पतझड़ होता है उसकी तुम ब्रेथ हो, उसकी तुम सांस हो, वो एड्रेस करते हुए लिखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एपस्ट्रॉफ लगा रहा है, इट मीन्स यहाँ पर एपस्ट्रॉफ है। वैसे इसमें कई सारे फिगर ऑफ स्पीच बनते हैं, जैसे WWW ये यूज कर रहे हो तो एक तो एलिट्रेशन भी बन जाता है इसमें। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि कंसोनेंट साउंड की जो रेपिटेशन होती है, पहला लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, या कंसोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। तो एक तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है, दूसरा एलिट्रेशन भी है। तो वेस्ट से चलने वाली हवा, तुम ऑटम्स की ब्रेथ हो, बड़ी प्यारी पोम है। अगर आप पढ़ोगे उसको तो बड़ा इंटरटेनिंग है, बहुत मजा आने वाला है उसको पढ़ने के बाद। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैड नीड ऑफ दी सीज ऑफ फैन। अरे मिल्टन, मिल्टन को एड्रेस करते हुए वर्ड्सवर्थ लिखते हैं। अगर वर्ड्सवर्थ की आप पढ़ोगे तो मिल्टन करके है, लंदन 1802, है ना। वो सोनेट अगर आप पढ़ोगे तो वहां से क्लियर होगा कि वो मिल्टन को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि मिल्टन तुम्हें इस समय पर होना चाहिए, इंग्लैंड को तुम्हारी जरूरत है। तो मिल्टन को एड्रेस करते हुए ये WW लिख रहे हैं, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ लिख रहे हैं ये वाली लाइंस, ठीक है। इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, द हैंडल टुवर्ड्स माई हैंड, कम लेट मी क्लच दी, आई हैव दी नॉट एंड एट आई सी दी स्टिल। ये बेसिकली ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस है मैकबेथ से, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है मैकबेथ, वहां से ये लाइंस ली गई हैं। अगर आप उसको पढ़ोगे तो जिस समय वो किंग डंकन का मर्डर कर देता है मैकबेथ अपनी पत्नी के इंसिस्ट करने पर, उसके बाद उसको एक डैगर अपनी तरफ आते हुए दिखता है, तो कह रहा है इज दिस अ डैगर, खंजर है, विच आई सी बिफोर मी, वो उसी को एड्रेस करते हुए कह रहा है कि मुझे एक खंजर, ये जो खंजर है ये मुझे सामने दिखाई पड़ रहा है ना। उसी को एड्रेस करते हुए ये लाइंस लिख रहा है, एपस्ट्रॉफ है। तो समझ आएगी बात। पहले वाला ये पीबी शैले से था, दूसरा ये लंदन 1802 टू मिल्टन विलियम वर्ड्सवर्थ से था, और ये जो है ये मैकबेथ से है। मैकबेथ की बहुत अच्छी अच्छी कोट्स हैं और बहुत सारी पढ़ने को मिलती हैं आपको। ओ फ्रेंड टेल मी वेयर यू आर, वेयर यू आर। ओ फ्रेंड, फ्रेंड को एड्रेस करते हुए कहा जा रहा है तुम कहाँ हो। रोमियो रोमियो वेयर फोर आर्ट दाउ रोमियो, रोमियो रोमियो तुम कहाँ हो, ये जूलियट बोल रही है। जूलियट रोमियो को सर्च कर रही है, उसको सर्च करते हुए रोमियो एंड जूलियट अगर आप पढ़ोगे तो वहां से ये लाइंस हैं। तो रोमियो को एड्रेस करते हुए ये बात बोल रही है कि रोमियो रोमियो तुम कहाँ हो। ओ डेथ कम सून, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। तो एपस्ट्रॉफ क्या होता है? जब किसी नॉन लिविंग को एड्रेस करते हो, आप किसी आइडिया को एड्रेस, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को एड्रेस करते हो,
या कोई व्यक्ति जो वहां पर नहीं है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि रोमियो एब्सेंट है और रोमियो के बारे में, जैसे फ्रेंड एब्सेंट है फ्रेंड के बारे में। डेथ तो ये पर्सोनिफाइड करके आप बता रहे हो, ओ डेथ कम सून, डेथ को पर्सोनिफाइड करके बता रहे हो। अब डेथ मतलब कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं है कि चल करके आ जाएगी, बट उसको उस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के तरीके आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ओ डेथ कम सून। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हाइपरबली, नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है ये है हाइपरबली। किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके आप बता रहे हो, किसी बात को आप बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हो। एग्जैजरेशन मेड फॉर द पर्पज ऑफ एम्फेसिस, ताकि उस बात पर जोर दिया जा सके, और कोई इसका दूसरा कोई इंटेंशन नहीं है, केवल एक ही इंटेंशन है कि बात पर एम्फेसिस किया जा सके, इसलिए आप एग्जैजरेट कर रहे हो। इसी को ओवर स्टेटमेंट कहते हो, और इसी का अपोजिट होता है अंडर स्टेटमेंट। एक और फिगर ऑफ स्पीच अगर आप पढ़ोगे तो अंडर स्टेटमेंट, किसी बहुत ओवर स्टेटमेंट को आप कम करके बता रहे हो, वो अंडर स्टेटमेंट है। तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, हालांकि इसी के अपोजिट को हम मियोसिस भी कहते हैं, मियोसिस हाइपरबली का अपोजिट। ऐसे क्वेश्चन ये भी बनता है कि हाइपरबली का सिनोनिम बता दीजिए। एग्जैजरेशन होता है जब आप किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहते हो, ओवर स्टेटमेंट इसी को कहते हो आप, है ना। वो एग्जाम्पल्स देखिए, बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल है। आई हैव टोल्ड यू मिलियंस टाइम्स नॉट टू लाई, मैंने तुम्हें करोड़ों बार बताया है कि भाई झूठ मत बोला करो। और एक चीज और, हाइपरबली का मतलब होता है जो लिटरली पॉसिबल नहीं है, इतना एग्जैजरेट कर रहे हो। हाइपरबली का मतलब ये नहीं है कि जो चीज आप एग्जैजरेट करके बता रहे हो बट वो पॉसिबल है, तो वो हाइपरबली की कैटेगरी में फिर उसको नहीं प्लेस करोगे। तो मैंने तुमसे करोड़ों बार बताया है नॉट टू लाई, कि झूठ मत बोला करो। तो कोई व्यक्ति बिलियन टाइम्स किसी बात को नहीं कह सकता। 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, ये बड़ी प्यारी लाइन है, और ये अगर आप पढ़ोगे, डैफोडिल्स नाम की पोएम है, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, अगर आप पढ़ोगे तो वहां से ये लाइन है। डैफोडिल्स बेसिकली जो सरसों के पुष्प हैं उनको एड्रेस करते हुए उनके लिए ये टर्म यूज कर रहे हैं वो, मैंने एक नज़र में 10,000 सरसों के जो पुष्प है मुझे एक नज़र में दिखाई पड़े। अब एक नज़र में 10,000 10,000 एक साथ देखना इम्पॉसिबल है, तो वही एग्जैजरेट करके बता रहे कि 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, एक ही नज़र में मैंने 10,000 वो जो डैफोडिल्स हैं मुझे दिखाई पड़े, है ना। उनको डिफाइन करते हुए ये वाली बात कर रहे हैं। ओवर स्टेटमेंट यहाँ से मिल रहा है आपको, 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, यहाँ पर मिलियन टाइम्स यहाँ से मिल रहा है। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और ये भी दूसरी भी लाइन है ना, ये भी आपको अगर देखोगे तो ये भी डैफोडिल्स है। डैफोडिल्स के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि दूर दूर तक, जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक ये नेवर एंडिंग लाइन में है। अब कोई चीज कहीं ना कहीं तो जा करके फिनिश होगी, बट ये इसके बारे में बता रहे हैं कि ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो लिटरली ये पॉसिबल नहीं है, तो वही हाइपरबली करके बता रहे हैं कि जो डैफोडिल्स है, सरसों के पुष्प है, उन पर जब मेरी नजर पड़ रही है तो दूर दूर तक सिर्फ वही नजर आ रहा है। यहाँ पर अगेन हाइपरबली का यूज किया जा रहा है। ही लिव्स अ लाइट ईयर अवे फ्रॉम हियर, तो कहाँ पर कितनी दूर रहता है। अ लाइट ईयर, लाइट ईयर आप किसके लिए यूज करते हो, स्पेशली डिस्टेंस मापने के लिए, स्टार्स वगैरह के डिस्टेंस मापने के लिए आप लाइट ईयर का यूज करते हो। वो कहाँ रह रहा है, कह रहे हैं यहाँ से लाइट ईयर दूरी पर रह रहा है। तो लाइट ईयर का मतलब मीन्स ये तो बहुत हाइपरबली स्टेटमेंट हो गया। जैसे आप कहते हो कि इफ द रिवर्स वर ड्राई, यदि नदियां सूख जाएं, आई विल फिल इट विथ माई टीयर्स, तो मैं आंसुओं से इसे भर दूंगा। यदि नदियां सूख जाएं तो मैं इसे आंसुओं से भर दूंगा, ये भी हाइपरबली का एग्जाम्पल है। ही हैज गॉट टन्स ऑफ मनी, अब टन्स ऑफ मनी है ना, टन्स ऑफ मनी अगेन हाइपरबली करके बता रहे हो आप, ऐसा जो कि टन्स में है। टन्स में आप देखते हो ना कि कितना भारी भरकम वेट होता है। 100 years should go to praise thine eyes and on thy forehead gauge। ओ, ये आपके लिए लाइंस लिखी है कि आप जाकर के किसी को बोल सको, है ना, बता सको
किसी की प्रशंसा में, एडमिरेशन में आप इन शब्दों का, भारी भरकम शब्दों का यूज कर सको, है ना। तो कह रहा है 100 ईयर्स शुड गो टू प्रेज, उसकी प्रशंसा में 100 साल लग जाएंगे, उसकी प्रशंसा में 100 साल लग जाएंगे, चाहे उसकी आंखें हो या फॉरहेड हो। अगर मैं उसको, उसके बारे में बताऊं, उसकी प्रशंसा करूं, है ना, तो उसको डिफाइन करने में 100 साल लग जाएंगे, ये वाली बात बताना चाह रहा है। अगेन हाइपरबली करके बता रहा है कि भाई किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते करते 100 साल हो गए, लिटरली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हाइपरबली है। आई एम सो हंग्री आई कैन ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूं कि मैं एक हॉर्स को खा सकता हूं, है ना। अब अगेन हाइपरबली है, कोई व्यक्ति कितना भी भूखा हो लेकिन बट इतना भूखा नहीं हो सकता कि वो उसको हॉर्स को खाने की जरूरत पड़ जाए। अगेन यहाँ पर भी क्या है, हाइपरबली है ना। आई एम सो हंग्री, आई एम सो हंग्री आई कैन ईट अ हॉर्स, कोई व्यक्ति इतना भूखा है कि उसको वो हॉर्स खा सकता है ना। इफ द रिवर्स वर ड्राई, ये मैंने अभी समझाया था आपको। देखो क्या कह रहा है, इफ द रिवर्स वर ड्राई आई विल फिल इट विथ माई टीयर्स, यदि नदियां सूख जाए तो मैं इसे आंसुओं से भर दूंगा, है ना। तो ये लिटरली पॉसिबल नहीं, इसलिए हाइपरबली के कैटेगरी में आएगा, है ना। क्राई मी आ रिवर, सेम इसी तरीके का स्टेटमेंट है। स्क्रैच व्हेन मॉर्टली वुंडेड, कह रहा है मॉर्टली वुंडेड होने पर भी एक स्क्रैच तक नहीं लगा, है ना। अगेन वो हाइपरबली करके बता रहा है। आगे चलते हैं, पैराडॉक्स, अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट विल बी पैराडॉक्स। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट विल बी पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, विरोधाभास। जब आप दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एक साथ प्लेस करते हो, उसी को हम पैराडॉक्स कहते हैं, है ना। आई स्टेटमेंट दैट कंट्राडिक्ट इटसेल्फ बट रियली कंटेन्स पॉसिबल ट्रुथ। तो सिंपल बात कह रहा है कि जब दो स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हों, वही पैराडॉक्स का एग्जाम्पल होता है। लेकिन हर एक कंट्राडिक्शन पैराडॉक्स नहीं होता, ये वाली बात याद रखनी है आपको, कि हर एक कंट्राडिक्शन जो है वो पैराडॉक्स नहीं होगा। अब इसके एग्जाम्पल देखोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, जैसे आप यूज करते हो। जैसे ये है, कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ बट द ब्रेव वंस, इसके आगे वाली लाइन्स है। ये भी लाइन्स आपको जूलियस सीजर से देखने को मिलेंगी। तो जो कायर लोग होते हैं वो अपनी रियल डेथ के पहले कई बार मर चुके होते हैं, उनका जमीर मर चुका होता है। वही कहना चाह रहा है कि जो कायर लोग होते हैं वो अपनी रियल डेथ के पहले ही बहुत बार मर चुके होते हैं, लेकिन बट द ब्रेव वंस, लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं वो ये जीवन में एक ही बार मरते हैं। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, ये जूलियस सीजर से लाइन्स ली गई हैं। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, ये सबसे अच्छा समय है, ये सबसे बुरा समय है। ये अगर आप देखोगे तो ये लाइन्स है टेल ऑफ टू सिटीज। राइटर अगर आपको मैं बताऊं तो डिकेंस हैं, चार्ल्स डिकेंस, है ना, ब्रिटिश राइटर हैं। उनका एक नॉवल है टेल ऑफ टू सिटीज, सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो नॉवल है उनमें से एक है। कह रहा है इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, ये सबसे अच्छा समय और ये सबसे बुरा समय है। तो अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। इट वॉज द एज ऑफ विजडम और एज ऑफ फुलिशनेस, तो एज ऑफ विजडम इसका अपोजिट हो गया एज ऑफ फुलिशनेस। ये स्टेटमेंट आप देखो, ये इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है।
वी हैड एवरीथिंग बिफोर अस, वी हैड नथिंग बिफोर अस। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। वी हैड एवरीथिंग बिफोर अस, हमारे पास सब कुछ है। वी हैड नथिंग बिफोर अस, हमारे सामने कुछ भी नहीं है ना। वॉर इज पीस, देखो ये जस्ट अपोजिट बात बता रहा है, वॉर इज पीस। अब वॉर जो है उसमें पीस कैसे हो सकती है, जस्ट अपोजिट बात बता रहा है। वॉर इज पीस, वॉर पीस है। फ्रीडम स्लेवरी है, जस्ट अपोजिट है। देखो जरा, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, अज्ञानता जो है वही ताकत है। अब अज्ञानता ताकत कैसे हो सकती है, एजुकेशन ताकत हो सकती है, इग्नोरेंस स्ट्रेंथ नहीं हो सकते। बट वो दो अपोजिट बातों को एक साथ रख करके प्लेस कर रहा है। वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी और इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। अब आप देखो, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। जो फेयर है वो फाउल है और जो फाउल है वो फेयर है। ये अगर आप देखोगे तो ये लाइंस जो हैं वो विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ से ली गई हैं। और वो जो थ्री विचेज हैं, तीन अलग अलग विचेज हैं, वो इस बात को बोलती हैं कि फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। अगर आपने पढ़े होंगे ये प्ले तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं अदरवाइज केवल इतना समझ लीजिए आप, सेंटेंस तो आपको समझ में आ ही रहे हैं। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, ओ हियर ओ हियर। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, जो नष्ट करने वाला है और जो बचाने वाली है। ओ हियर अगेन, ये ओ ओ वाइल्ड वेस्ट विंड से पीवी शैली की पोएम से लाइंस हैं। तुम ही डिस्ट्रॉयर हो, तुम ही प्रिजर्वर हो, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ओ हियर, मुझे सुनो मुझे सुनो, है ना। ये वहीं से पीवी शैली के ओ वाइल्ड। यहाँ पर हालांकि आपका वो भी है, अगर आप कहो तो एपस्ट्रॉफ भी यूज कर सकते हो, लास्ट में एपस्ट्रॉफ लगा हुआ है। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, इतने में अगर मैं कहूँ, यहाँ पर है आपका कौन सा, दैट विल बी पैराडॉक्स। बट ओ हियर आगे जो लिख रहा है वो वहां पर फिर कंप्लीट वो हो जाएगा आपका एपस्ट्रॉफ। क्लियर है। नेक्स्ट, ऑक्सीमोरॉन, इसका शॉर्ट मेटाफर कहा जाता है, सॉरी शॉर्ट पैराडॉक्स कहा जाता है, मेटाफर बोल रहा हूँ, शॉर्ट पैराडॉक्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है, दो अपोजिट वर्ड साइड बाय साइड लिख दिए जाते हैं, इसी को ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं, विरोधाभास। इसको हिंदी में क्या कहते हो, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है दो अपोजिट क्वालिटीज को पास पास हम रख रहे हैं। ये भी अब उसमें भी आप दो अपोजिट क्वालिटीज को पास, तो उसमें दो अपोजिट क्वालिटीज के बारे में आप बता रहे थे, किसमें, पैराडॉक्स में। और ऑक्सीमोरॉन में भी करते हो, लेकिन बट ये क्या है, इसमें दो अपोजिट वर्ड साइड बाय साइड रखे जाते हैं। A phrase that combines two words that seem to be the opposite of each other, putting together the most contradictory term। एक साथ ही साथ आप दो contradictory term को एक साथ लिख रहे हो, इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट पैराडॉक्स, इसी को बोलते हैं कंप्रेस्ड पैराडॉक्स। इसी को हम शॉर्ट पैराडॉक्स या कंप्रेस्ड पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। आइए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैंने कहा ओपन सीक्रेट, अब कोई चीज़ सीक्रेट है तो ओपन कैसी होगी, सीक्रेट चीज क्लोज होनी चाहिए, तो दोनों अपोजिट वर्ड हैं, ओपन सीक्रेट। ट्रू लाइज, कोई चीज ट्रू है तो लाइज कैसे होगी, जस्ट कंट्राडिक्टरी वर्ड है। रेगुलरली इरेगुलर, जस्ट अपोजिट वर्ड है, रेगुलरली और इरेगुलर। एक्ट नेचुरली, जस्ट अपोजिट वर्ड है। डेफनिंग साइलेंस, जस्ट अपोजिट वर्ड है। स्वीट पॉइजन, पॉइजन स्वीट कैसे हो सकता है, पॉइजन तो बहुत ही असर्बिक होगा, बिटर होगा, है ना, ये आप कह सकते हो। हिच फेलियर वॉज द रिजल्ट ऑफ केयरफुल केयरलेसनेस। अब यहाँ पर आप देखो लास्ट में केयरफुल केयरलेसनेस, जस्ट अपोजिट वर्ड है, साइड बाय साइड प्लेस किए गए, इसलिए ऑक्सीमोरॉन है। काइंड क्रुएल्टी ऑफ द सर्जन्स नाइफ, काइंड क्रुएल्टी, यहाँ पर आप देखो दो अपोजिट वर्ड हैं, काइंड और क्रुएल्टी, अगेन ऑक्सीमोरॉन है। व्हेन देन ओ ब्रावलिंग, ब्रावलिंग लव, ओ लविंग हेट। अब लविंग हेट जो है ये यहाँ पर पैराडॉक्स वो सॉरी ऑक्सीमोरॉन बन रहा है, दो अपोजिट वर्ड हैं। तो अगर पूरा सेंटेंस अगर आपको दे रहा है और उसमें वर्ड साइड बाय साइड नहीं लिखे, एक साथ नहीं लिखे अपोजिट वर्ड, अगर एक साथ अपोजिट वर्ड है तो ऑक्सीमोरॉन है, बट ऐसा नहीं है और कंट्राडिक्ट नहीं है, तो फिर पैराडॉक्स के साथ जा सकते हो आप।
हालांकि इसमें एक एंटीथेसिस भी बनता है, वो भी जस्ट दो अपोजिट आइडियाज को साइड बाय साइड प्लेस करते हैं हम लोग। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, जस्ट अपोजिट। तो वो एक लेवल अप हो जाएगा। बाकी फिलहाल आगे चलते हैं अगले वाले फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। वो है आपका एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार, इसको हिंदी में बोलते हो। इसमें क्या होता है, कंसोनेंट साउंड की रेपिटेशन होती है। इसमें रेपिटेशन देखने को मिलती है किसकी, कंसोनेंट साउंड की। इसमें रेपिटेशन आपको देखने को मिलती है कंसोनेंट साउंड की। रेपिटेशन ऑफ द सेम कंसोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेसिव वर्ड्स। तो शुरुआत से ही मिलेगी इसमें आपको रेपिटेशन। जैसे 5 फूल्स, फाउंड, 54 फ्लावर्स, इन सभी में अगर आप देखो फा का साउंड आपको रिपीट हो रहा है, एफ एफ सभी में आ रहा है। ये क्या है, ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, अनुप्रास अलंकार जिसको कहते हो। माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, रेड रेड रोज, रा का साउंड सेम आ रहा है, कंसोनेंट सेम आ रहे हैं, एलिट्रेशन। अच्छा, अगर वॉवेल सेम आते हैं तो उसको एजोनेंस कहते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। रेपिटेशन ऑफ वॉवेल उसको एजोनेंस के नाम से जानते हैं। लॉफिंग लायंस, लाफिंग लायंस, लॉफ, लाइक, जंपिंग जैगुआर्स। अब देखो सब में ला वाला साउंड आपको मिल रहा है ना, लेकिन तीनों में चारों में स्टार्टिंग मिल रहा है। ये एलिट्रेशन का एग्जांपल है। अच्छा, वो भी तो कर सकते हो, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, पीछे मैंने बताया था आपको, ये वाला ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ओ वेस्ट से चलने वाली हवा, है ना, तुम कितनी पावरफुल हो। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हो रहा है यहाँ पर। ओ वेल्दी वाइज मर्चेंट, वन वेल्दी वाइज, वाह वाह वाह, कंसोनेंट हो गया। दाई लिंगरिंग लाइट्स लाइन टू लाइव, लिंगरिंग लाइट्स लाइन्स टू लाइव, ला का साउंड तीनों में है, देखो। और ये जो अलिट्रेशन है ये हमेशा स्टार्टिंग में मिलता है, मिडिल में नहीं, ये हमेशा स्टार्टिंग मिलेगा। जैसे अभी आप एजोनेंस के बारे में बात करोगे तो एजोनेंस आपको मिडिल में देखने को मिलेगा। तो अगर वावेल साउंड की रेपिटेशन हो रही है, अगर वावेल साउंड की रेपिटेशन हो रही है तो उसको हम एजोनेंस कहेंगे। अगर कंसोनेंट साउंड की रेपिटेशन हो रही है तो उसको हम एलिट्रेशन कहेंगे। जैसे एजोनेंस के बारे में आप बात करते हैं, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि एजोनेंस जो है ये रेपिटेशन, और किसका रेपिटेशन है, वावेल साउंड का, सिमिलर वावेल साउंड्स का रेपिटेशन है ये, ठीक है। एजोनेंस अकर्स इन द मिडिल ऑफ द वर्ड, ये आपको वर्ड के बीच में देखने को मिलेगा एजोनेंस, जबकि जो एलिट्रेशन है ये आपको शुरुआत में ही देखने को मिलेगा, बिगनिंग में ही देखने को मिलेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब इसके भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट ये एजोनेंस भी आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। मैंने कहा आई फील द नीड फॉर स्पीड, जैसे आप ये कहते हो नीड ई, स्पीड ई, है ना, यहाँ पर ई का साउंड आ रहा है, फील फील में ले सकते हो, है ना, फील नीड स्पीड, ई का साउंड आ रहा है बीच में, देखो, फील नीड स्पीड। ये एजोनेंस का एग्जांपल हो गया। और एजोनेंस वर्ड के बीच में आता है, स्टार्टिंग में नहीं आता है। दे फाइट फॉर देयर राइट इन द नाइट, अब आप चेक करो कहां पर मिल रहा है, कह रहा नाइट, राइट, नाइट, फाइट, ये तीनों है, ई का साउंड आ रहा है, फाइट, राइट, नाइट, ई का साउंड है। यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर अगेन फिर से आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एजोनेंस है। डियर कम नियर एंड फियर नॉट, डियर कम नियर, नियर फियर, डियर, है ना, डियर कम नियर एंड फियर नॉट, ई का साउंड है। यहाँ पर भी ई आ रहा है, यहाँ पर भी ई आ रहा है, डियर में भी ई आ रहा है, तो ये ई का साउंड है। यहाँ पर नाइट में भी ई, राइट में भी ई, फाइट में भी ई, यहाँ पर फील, नीड, स्पीड, इनमें ई। आयरनी क्या होता है, जब आप कोई स्टेटमेंट कहते हो और वो जो आप बोल रहे हो दरअसल वो कहना नहीं चाह रहे हो, कहना कुछ उसके उलट चाह रहे हो, उसको आयरनी बोलते हो।
जैसे मैं एक एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं तो आयरनी आपको अच्छे समझ में आएगा कि जैसे मान लो क्लास में कोई बच्चा है, बहुत वीक है, कमज़ोर है ना? और मैथ में बहुत कमज़ोर है और वो एंटर कर रहा है क्लास में। मैंने कहा देखो आर्यभट्ट आ गए, है ना? तो ये क्या है? ये आयरॉनिकल स्टेटमेंट है। आई मीन जो बात आप कहना चाह रहे हो वो जस्ट उसके अपोजिट है, उलट है। तो उसी को हम आयरनी बोलते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट हुज रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ द मीनिंग कन्वेड बाय वर्ड्स। शब्दों में जो लिख रहे हो लिख रहे हो वो मीनिंग नहीं है, उसके कहीं उलट मीनिंग है, तो इसी को बोलते हो आयरोनी। आयरोनिकल स्टेटमेंट आप कहते हो। फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट आप समझ नहीं पाओगे कि यहाँ पर कैसे आयरनी है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जूलियस सीजर जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, वहां से ये लाइन्स है। जब जूलियस सीजर के डेथ हो जाती है, डेथ के बाद क्या करते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए एंटोनी आता है। एंटोनी को पहले एड्रेस नहीं करने दिया जाता, लेकिन वो कहता है कि भाई मुझे कुछ कहना है ब्रूटस के प्रेज में। तो वो कहता है ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। ब्रूटस एक ऑनरेबल मैन है, लेकिन उसके बियॉन्ड वो दूसरी बात कह जाता है। क्या कह जाता है कि मतलब आई मीन ये जो मर्डर है, ये जो हत्या है, स्टार्टिंग में ये वाली बात कन्वे करके वो ऑडियंस को शांत कर लेता है कि ब्रूटस जो है वो एक ऑनरेबल मैन है। बट उसके बाद जो स्टेटमेंट बोलता है, तो इसमें इम्प्लाइड मीनिंग है कि ब्रूटस एक ऑनरेबल मैन है। इनडायरेक्टली वो कटाच कर रहा है, इनडायरेक्टली वो बोलना चाह रहा है कि ये जो मर्डर हुआ है जूलियस सीजर का, इसमें कहीं ना कहीं हाथ किसका है? इसी ब्रूटस का ही है। जैसे वो ब्रूटस को एड्रेस करते हुए एक और स्टेटमेंट वहीं से मिलेगा, इट टू ब्रूट। अगर आप पढ़ोगे तो ये मिलेगा, इट टू ब्रूट, इट टू ब्रूट। जब ब्रूटस क्या करता है कि उसको स्टैप कर देता है जूलियस सीजर को, तो वो कहता है कि भाई इट टू ब्रूट, तुम भी ब्रूटस। ब्रूटस से मतलब बेसिकली ब्रूटस से उसको इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ब्रूटस कभी उसको उस पर वॉर करेगा, है ना? आगे चलते हैं। आई विल नॉट मैरी एट एंड व्हेन डू आई सर इट शैल बी रोमियो व्हेन यू नो whom you know I hate। अब देखो ये बहुत ही कंट्राडिक्टरी मतलब आई मीन बहुत ही आयरोनिकल स्टेटमेंट है जो कि जूलियट कह रही है। अब जूलियट को मैरिज करनी है बेसिकली किससे? रोमियो से। बट वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, आई विल नॉट मैरी इट, मैं शादी नहीं करूंगी। और रोमियो जिससे मैं नफरत करते हूँ उससे तो बिल्कुल भी नहीं। इनडायरेक्टली वो कहना चाह रही है कि मैं उसी से शादी करने वाली हूँ, है ना? ये आयरोनिकल स्टेटमेंट है। Had we but word enough and time, this Quinus lady were no crime। Quinus lady है, बहुत ही शर्मीली स्वभाव की लेडी है, और उसके लिए क्राइम की बात कर रहे हो आप। ओनोमोटोपोइया क्या होता है? ये साउंड्स के बारे में सजेस्ट करता है। साउंड्स जस्ट लाइक एनिमल्स के साउंड। यूज ऑफ वर्ड्स दैट इमिटेट अ साउंड, साउंड के बारे में बताते हैं वर्ड। जैसे आप कहते हो बजिंग अ बीज, बीज के साउंड को आप क्या बोलते हो? बज बोलते हो। डक्स की आवाज को क्रैक बोलते हो। स्नैक के लिए हिस्सेस वर्ड का यूज करते हो। लायंस क्या करते हैं? रोर करते हैं। बेल्स क्या करते हैं? जिंगल, जिंगल ऑफ बेल्स। तो जो बेल्स की आवाज होती है, घंटियों की आवाज होती है, उनको आप जिंगलिंग बोलते हो। होप सो सभी वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, है ना? क्रॉक, जैसे क्रॉकिंग ऑफ फ्रॉक्स, फ्रॉक्स की आवाज को क्रॉक बोलते हो आप, है ना? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये ऑनोमोटोपोइया है, ये बहुत इजी है समझने के लिए। पन, पन के बारे में बात करते हैं। पन क्या होता है? प्ले ऑन वर्ड्स। इसी को कई बार तो डायरेक्ट पूछ लेता है, प्ले ऑन वर्ड्स किस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं? तो वो है आपका पन। प्ले ऑन वर्ड्स, शब्दों का खेल है एक तरीके से। एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं। अ क्लेवर आर ह्यूमरस यूज ऑफ वर्ड दैट हैज मोर देन वन मीनिंग। तो मतलब एक वर्ड जिसके एक से अधिक मीनिंग है, दैट इज कॉल्ड पन। जैसे ये देखिए एग्जांपल, इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड ऑन द लीवर। जीवन कितना है, ये वाली बात लीवर पर डिपेंड करती है। और लीवर के दो मीनिंग है,
लीवर का मतलब एक तो हो गया यकृत, है ना, उस पर डिपेंड करता है, और लीवर का मतलब जो जीने वाला इंसान है उस पर डिपेंड। यहाँ पर दो मीनिंग है। तो एक तो लीवर हो गया जो लीवर ऑर्गन है, और लीवर जो पर्सन है उस पर डिपेंड करता है। तो ये लीवर के दो मीनिंग है यहाँ पर। आई बाइसिकल कॉन्ट स्टैंड अलोन बिकॉज इट इज टू टायर्ड। अब टायर्ड, एक तो वो टायर के लिए यूज कर लिया आपने, एक टायर्ड मतलब थका हुआ, तो दो मीनिंग बन जाते हैं यहाँ पर अगेन। यहाँ पर पन है, पन का मतलब स्लेस, प्ले ऑन वर्ड्स इसको बोलते हो आप, प्ले ऑन वर्ड्स इसको कहते हो आप। नेक्स्ट आता है आपका इपीग्राम। इपीग्राम के बारे में बात करते हैं सर। इपीग्राम होता है विटी स्टेटमेंट। क्या होता है? एक शॉर्ट और विटी स्टेटमेंट जिसमें बहुत गूढ़ बात कही गई होती है, जिसमें बहुत ही इम्प्लाइड बात, जो पढ़ने में तो आपको नॉर्मल से लगेगी लेकिन उसके पीछे बहुत ही डेप्थ स्टेटमेंट होता है, उसको आप कहते हो इपीग्राम। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये विटी स्टेटमेंट है। लैंग्वेज इज द आर्ट ऑफ कंसीलिंग थॉट, cowards die many times before their death, boys will be boys, boys will be boys। बस एक सेकंड ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये इस तरीके के जो विटी स्टेटमेंट होंगे इनको हम क्या बोलते हैं? इपीग्राम। इपीग्राम का मतलब होता है, इसी को एफोरिज्म भी बोलते हैं, एफोरिज्म। अगर याद रख सको तो याद रखना, नहीं अदरवाइज स्किप कर सकते हो आप। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। कहते बोलने से ज़्यादा चुप रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप शांति से सुनते हो तो आप चीज़ों को ग्रैब ज़्यादा करते हो, सामने वाले व्यक्ति से चीज़ें ज़्यादा सीख रहे होते हो। इसलिए कहते हैं कि एक गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है, गुड स्पीकर होने के बजाय गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। तो वही लिख रहा है, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। यूफेमिज्म, ये तो बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में कई बार, ये तो डायरेक्टली पूछ लेता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दे करके आपसे। क्या आप बताइए यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म होता है बेसिकली जब आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो, कोई फ्रेज यूज कर रहे हो, और आप कोई ऑफेंसिव बात को बहुत ही लाइट वर्ड्स में आप बोल दे रहे हो, इसी को यूफेमिज्म कहा जाता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा वृद्ध व्यक्तियों के लिए आप सीनियर सिटीजन का यूज करते हो, आप थोड़े से हार्श वर्ड की जगह आप बहुत सॉफ्ट वर्ड्स का यूज करते हो, वही क्या है? यूफेमिज्म है। जैसे आप मान लो किसी की डेथ हो गई और डेथ होने के बाद आप कहते हो, एक तो लिटरली वो बोल सकते हो कि व्यक्ति मर गया, है ना, आप उसी की जगह यूज करते हो वो हमारे बीच नहीं रहे, ये यूफेमिज्म है। ये भी फिगर ऑफ स्पीच की कैटेगरी में इसको प्लेस करते हैं। तो कह रहा है टू यूज इन ऑफेंसिव और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन, टू यूज इन ऑफेंसिव और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन इन प्लेस ऑफ ऑफेंसिव और हार्श वन। तो जब आप हॉर्स या ऑफेंसिव शब्दों की जगह आप कैसे इन ऑफेंसिव या इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन का यूज करते हो, उसी को यूफेमिज्म कहा जाता है। पास अवे, जैसे आप डाइट की जगह पास अवे यूज कर सकते हो, जैसे डेट की जगह आप रेस्ट इन पीस का यूज कर लेते हो, है ना, जैसे डाइंग की जगह गोइंग टू अ बेटर प्लेस का यूज कर लेते हो, डेट की जगह नो लॉन्गर विथ अस का यूज कर लेते हो, डाइट फ्रॉम इलनेस की जगह लॉस देयर बैटल विथ इलनेस। ये जो टर्म आप देख रहे हो ये यूफेमिज्म वाले टर्म है। जब आप बहुत ही हार्श शब्दों की जगह बहुत ही माइल्ड और सॉफ्ट शब्दों का यूज करते हो, इसी को यूफेमिज्म कहा जाता है। होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इनंडो। अच्छा, ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनंडो? जब आप कटाक्ष कर रहे होते हो, डायरेक्ट तो आप क्रिटिसाइज नहीं करो लेकिन इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज करो, ये तो आपको उसमें भी मैंने कराया था अगर आपको याद हो तो, साइनो या इंटोस के सेगमेंट में भी ये वर्ड मिला था, तब भी मैंने आपको समझाया था कि ये जो टर्म है ना इसको याद रखना, इनंडो। क्या होता है? डायरेक्टली क्रिटिसाइज ना करके आप इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी को, दैट इज कॉल्ड इनंडो। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इनंडो कहते हैं। बस इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है। तो ऑब्लिक हिंट बेस्ड आर इनडायरेक्टनेस
एन इनडायरेक्ट यूजली मैलिशियस इम्प्लीकेशन। अब जैसे देखो, ही वॉज बॉर्न ऑफ रिच बट ऑनेस्ट पेरेंट्स। तो भाई वो रिच फैमिली में जन्मा है, लेकिन वो कैसे हैं उसके पेरेंट्स, और रिच ऑनेस्ट पेरेंट्स हैं। तो आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो कि जो रिच होते हैं वो ऑनेस्ट नहीं होते हैं। बट लगा रहे हो, बट अपोजिट बात बताएगा। तो ही वॉज बॉर्न ऑफ रिच बट ऑनेस्ट पेरेंट्स। उसका जन्म रिच फैमिली में हुआ है, लेकिन कैसे पेरेंट्स हैं, ऑनेस्ट पेरेंट्स हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो कि जो रिच होते हैं वो ऑनेस्ट नहीं होते। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द डॉक्टर, आई वॉन्ट टू डाई अ नेचुरल डेथ। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। अब ये इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है कि डॉक्टर वैसे मार देंगे, इससे बेहतर है कि मैं नेचुरल डेथ से मरूं। इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो डॉक्टर हैं वो नेचुरल डेथ नहीं वो करने देते। माई फ्रेंड्स वर पुअर बट ऑनेस्ट। अब पुअर लोग ऑनेस्ट नहीं होते। मेरा जो फ्रेंड है वो कैसा है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं, गरीब हैं, लेकिन कैसे हैं, ऑनेस्ट हैं। और गरीब होंगे तो ऑनेस्ट नहीं होंगे, जैसे वो ऊपर आपने लिखा। और रिच होंगे तो ऑनेस्ट नहीं होंगे, पुअर होंगे तो जस्ट अपोजिट बात क्रिटिसाइज करने के लिए वो ऐसे बोल रहा है। पुअर हैं बट ऑनेस्ट हैं। कह रहा आई सा यू कमिंग आउट ऑफ लाइट ब्लू कार टुमारो। अच्छा, मैंने तुम्हें ब्लू कार से आते हुए देखा, तुम कह रहे हो बहुत गरीब हूँ, है ना। इनडायरेक्टली वही क्रिटिसाइज करने के पर्पज से आप ऐसा बोल रहे हो। कई बार ये फिगर ऑफ स्पीच डायग्नोज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट ये वो फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको कराए हैं जो बेसिकली आपको जिनसे हेल्प मिलेगी एसएससी के एग्जाम में। इससे ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच आपके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। जितने पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप बता दीजिएगा जो भी आपको चाहिए, ठीक है, उस पर डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू। जय हिंद।